हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से क्लास 8 की बुक को शुरू करेंगे। क्लास 6 और 7 की बुक कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज से क्लास 8 की बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन है फसल फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। लिखा है, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। लिखा है, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कृषि पद्धतियों के बारे में लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर लिखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो इसमें खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? लिखा है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। तो ये याद रखना है कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो इनके नामों को याद रखना है। आगे लिखा है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल जो थी वर्षा ऋतु में बोई जाती थी और जो रबी की फसल है वह शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो लिखा है, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी के फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धतियां। अब बूझो के मन में एक सवाल है। बूझो कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो पहेली कहती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। आगे लिखा है, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं कौन कौन से हैं? मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण।
अब लिखा है मिट्टी तैयार करना। लिखा है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। आगे लिखा है क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खेत को जोता जाता है जिससे मिट्टी की जो नीचे की परत है वह ऊपर आ जाती है, ऊपर की परत नीचे पहुंच जाती है। इससे मिट्टी जो है वह पोला हो जाती है और यह पूरी प्रक्रिया जुताई यानी खेत जोतना कहलाता है। आगे लिखा है इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब लिखा है कृषि औजार। तो कृषि की जो औजार हैं उनके बारे में लिखा है अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अब हल क्या होता है? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा रहता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से बैल जो है हल को चला रहे हैं और एक आदमी की आवश्यकता पड़ती है हल को चलाने के लिए। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब लिखा है कुदाली के बारे में। लिखा है यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोटी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये कुदाली का चित्र है। आगे लिखा है कल्टीवेटर। लिखा है आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ये कल्टीवेटर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर में लगा हुआ इस चित्र में। अब है बुआई। तो चलिए बुआई के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। लिखा है परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस चित्र में ये कीप के आकार का औजार है। अब यहाँ पर सीड ड्रिल छपा हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं ये, और सीड ड्रिल के बारे में लिखा भी है। लिखा है आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। यानी अगर पौधे बहुत घने उग आते हैं तो उनको कुछ पौधों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर अधिक घने होंगे पौधे तो पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अब लिखा है खाद एवं उर्वरक मिलाना। लिखा है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पाइप या जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो एक के बाद एक फसलें उगाते रहने से मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, इसलिए खेतों में खाद मिलाई जाती है। अब यहाँ पर आप उर्वरक एवं खाद में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है उर्वरक और ये लिखा है खाद। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये उर्वरक एवं खाद में अंतर है। अब यहाँ पर खाद के लाभ लिखे हुए हैं तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, लिखा है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जल में होने हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है।
स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? तो गर्मियों में क्या होता है, वाष्पन के कारण मिट्टी जो है वह सूख जाती है, इसलिए गर्मी में पानी देने की अधिक आवश्यकता होती है। अब लिखा है सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब लिखा है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। वो झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। तो पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं सिंचाई के? मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट। आप इन चित्रों में देख सकते हैं। ये मोट का मतलब घिरनी, यहाँ पर लिखा है नीचे चैन पंप। ये ढेकनी है और आगे लिखा है यहाँ पर रहट। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब लिखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अभी पारंपरिक विधियों के बारे में पढ़ा, अब सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लौन, कॉफी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं छिड़काव तंत्र। कुछ इस तरीके से पाइप लगे होते हैं और इस तरीके से पेड़ों पर छिड़काव होता है। अब है ड्रिप तंत्र। लिखा है इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। तो जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर ड्रिप तंत्र से पानी दिया जाता है। आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। अब लिखा है खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेड़ी निकट के गेहूं के खेतों में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो जो फसल होती है उसके साथ कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जिनके बीज नहीं डाले जाते, यानी जिनको उगाया नहीं जाता है। ये अवांछित पौधे होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगाते हैं। तो इन पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। आगे लिखा है खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं।
खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय पौधे एवं पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा रहा है और ये हानिकारक भी होता है, इसलिए चेहरे पर जो है नाक में मास्क लगा लेना चाहिए ताकि इसकी जो दुर्गंध है वो अंदर ना जाए। अब लिखा है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। इस चित्र में आप दरांती को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होती है और इसी से फसलें काटी जाती हैं हाथों से। आगे लिखा है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। आप इसके विषय में कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में विनोइंग यानी फटकने वाली मशीन, ये इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कटाई पर्व के बारे में लिखा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कटाई पर्व के बारे में। लिखा है 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रति का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अब लिखा है भंडारण। तो फसल की कटाई के बाद फिर इसका भंडारण किया जाता है। तो लिखा है उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको
पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, भंडार गृह में इस प्रकार बोरों में अनाज का भंडारण किया जाता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे लिखा है, नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई, कटाई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। इसमें हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के लेसन में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।